स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। 7 बज चुका है और वक्त है हमारी खास डिबेट का। आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है टारगेट किलिंग। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग हो रही है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। लगातार हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एनकाउंटर्स कर रही हैं, लगातार आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उन्हें एनकाउंटर्स में मारा भी जा रहा है। लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो आतंकी है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज सुबह सुबह शोपिया की ये घटना है जहां एक परिवार पर कहर टूट पड़ा जब 2 भाई अपने सेब का जो बाग है उस पे जा रहे थे और रास्ते में ही आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला और उनसे बकायदा नाम पूछा गया। पहले उनसे नाम पूछने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर का ये इलाका है शोपिया, जहां पर आज आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा, इसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान आतंकियों ने उनसे उनका नाम पूछा और फिर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आज सुबह की यह घटना है। साफ तौर पर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया था, उनसे नाम पूछा गया और उसके बाद ही गोलियां चलाई गई हैं। साफ पता चल रहा है कि आतंकियों के मंसूबे क्या है। एक बार फिर कश्मीर में डराने की कोशिश की जा रही है, कश्मीरी पंडितों को डराने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों को धरती के स्वर्ग में पसरी शांति रास नहीं आ रही है। जिस तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है वो रास नहीं आ रही है। कश्मीर में इस 15 अगस्त को वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। लाल चौक, जहां पर अब तक बम धमाके हुआ करते थे, जहां पर आतंकियों का बसेरा हुआ करता था, वहां इस 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया। उस लाल चौक पर लोग तिरंगा लेकर खड़े थे, घंटा घर पर तिरंगा लहराया गया था और ये तस्वीरें देखकर शायद आतंकियों के पैरों तले जमीन खसक गई। उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि कश्मीर के लोग इस तरह से भारत की आजादी का जश्न मनाएंगे और इसी से खींच खाकर आतंकियों ने आज तड़के, आज सुबह इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जान ले आतंकी कि भारत के मनोबल को तोड़ नहीं सकते हैं, कश्मीरियों की कश्मीरियत को अपनी गोलियों से भून नहीं सकते हैं। कश्मीर पहले भी स्वर्ग था और आगे भी स्वर्ग बना रहेगा। कश्मीर में ये खून की होली जो खेलने की आतंकी कोशिश कर रहे हैं, इस पर लगाम जरूर लगाई जाएगी, क्योंकि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर के रहने वाले लोग भारत के नागरिक हैं और समूचा भारत इन कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडित जो बीते कई सालों से, बात की जाए 90 के दशक से, कश्मीरी पंडित इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक अब भी लगातार टारगेट किलिंग जारी है। केंद्र सरकार ने 370 हटा दिया, कश्मीर को जो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था वो हटा दिया गया है। कई बदलाव लाए गए जिससे वहां के लोग खुश भी नजर आ रहे थे। और इस बार 15 अगस्त पर जब कोरोना काल खत्म हो चुका है, तमाम रेस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, उसके बाद हमने देखा कि कश्मीर का माहौल इस 15 अगस्त को कुछ अलग ही नजर आया था। लेकिन जैसे ही लोग स्वतंत्रता दिवस के जश्न से बाहर निकले और अगले दिन अपनी दिनचर्या शुरू करने लगे, शोपिया में ये दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां पर सुनील भट्ट नाम के एक शख्स की आतंकियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वहीं उनका भाई जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है। बकायदा इनसे नाम पूछा गया और उसके बाद इन पर फायरिंग की गई। इस मसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आज सवाल किया है, आप सुनिए क्या कुछ कह रहा है विपक्ष। अब समय आ गया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए।
जो 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कश्मीर की जो इनकी नीति है उसको लेकर, वो नोटबंदी हो, वो रिस्ट्रक्चरिंग हो कश्मीर, लद्दाख और जम्मू की, सरकार में शामिल होना हो, सरकार से बाहर होना हो, चुनाव नहीं करवाने हो, तमाम जो निर्णय लिए गए उन सब पे एक व्हाइट पेपर अब इन्हें देश के सामने रखना चाहिए कि आखिर क्यों इनकी कश्मीर की नीति लगातार विफल होती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को हम सलाह। और इसी मुद्दे पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे हम सभी से बात करेंगे। फिलहाल मेरे साथ वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं जो कि एसीपी रह चुके हैं, उनसे हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार नितिशा। सर एक बार फिर हम देख रहे हैं कश्मीर में कश्मीरियत को मारने की कोशिश की जा रही है। ये जो आज हमला हुआ है, मैं कहूंगी ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर नहीं बल्कि कोशिश की जा रही है कि कश्मीरियत को मार दिया जाए। देखिए निताशा, ये जो टारगेटेड किलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है और खासतौर से 2022 में जी पूरे जम्मू कश्मीर में कई जगह पर लगभग 11-12 जगह पर टारगेटेड किलिंग की गई है। उसका कारण लगता है कि कहीं ना कहीं जो हताशा है उग्रवादियों के अंदर या जो पाकिस्तान में उनके जो आका बैठे हुए उनके अंदर छड़पड़ाहट है कि किस तरह से धीरे धीरे तमाम JNK को जो है सरकार अपने पुलिस और आर्मी के माध्यम से कब्जे में कर रही है। धीरे धीरे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सामान्य हो रहा है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो पंडित है वो सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित, उनको जो है खतरा है। तो ये जानबूझकर क्रिएट किया गया है क्योंकि जो अभी शोपियां में JNK में जो आज किलिंग हुई है 2 भाइयों की, तो दिखाती है कि ना तो कोई पॉलिटिकल उसके साथ कोई रंजिश थी, ना कोई आर्थिक रूप से बहुत रईस आदमी थे, और केवल ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि हिंदू वहां पर टारगेटेड है और इस तरह से यदि वहां पर उनको अपना जो मंशा है वो साबित करने के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन लोगों से पुलिस को और नाम पूछकर उसके बाद फायरिंग की गई है, जिससे साफ हो जाता है कि इन्हीं को टारगेट पर लिया जा रहा था। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तमाम सुरक्षा बल हैं, लगातार कश्मीर में एक्टिव है, लगातार आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया जा रहा है, एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इन आतंकियों को आखिर पनाह कौन दे रहा है, क्योंकि बिना किसी लोकल मदद के आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। देखिए नितिशा, जो कश्मीर की जो टोपोग्राफी है जी, आम जो स्टेट है उनसे अलग है। एक तो वो तमाम पहाड़ी एरिया है, कुछ एरिया बिल्कुल बर्फ से ढका होता है, तो उन एरियाज के अंदर पुलिस का, आर्म्ड फोर्सेस का पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होता है। और सबसे बड़ी बात है जो लोकल रेजिडेंट्स है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो किसी भी तरह का सहयोग इन फोर्सेस को नहीं करते, ना तो कोई जानकारी शेयर करते हैं, ना कुछ बताते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, बल्कि उसको छिपाने की कोशिश की जाती है कि जिससे कि कोई बात निकल कर बाहर ना जाए। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी भी तरह से वहां पर कोई जानकारी नहीं मिल पाती, और इसी का फायदा जो पाकिस्तान में जो इनके आका बैठे हुए हैं वहां से इनको फाइनेंस करते हैं, असला देते हैं, तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, तो उनका हौसला बढ़ जाता है। यदि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, पूरा कश्मीर यदि इकट्ठा हो जाए कि हम उग्रवादियों को खत्म कराएंगे, यहाँ पर पनपने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर काबू ना किया जा सकते। पिछले कुछ सालों के अंदर वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो आर्म्ड फोर्सेज है, पुलिस ने एनकाउंटर्स किए हैं, तमाम बड़े बड़े उग्रवादी जो है वहाँ पर मार गिराए गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ट्रायल चल रहे हैं, परंतु वह बात घूम फिर को वहीं आती है, जब तक लोकल रेजिडेंट वहां पर सहयोग नहीं करेंगे तब तक वहां पर अमन शांति होना बहुत मुश्किल है। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकारें इसके बारे में सतत प्रयास कर रही हैं। 370 धारा समाप्त होने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी परेशानियां इस चीज को लेके बढ़ गई हैं कि सरकार ना तो वहां पर इलेक्शन करा रही है और ना ही 370 अभी खत्म करने की दिशा में कोई कार्य किया जा रहा है, तो उनकी छटपटाहट है जिसकी वजह से वो इस तरह की कार्रवाई में लगे हुए हैं। जी, एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं तारीफ करवा दूं। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर जी,
लगातार हम देख रहे हैं टारगेट किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं और टारगेट पर ज्यादातर हिंदुओं को लिया जा रहा है या फिर उन लोगों को लिया जा रहा है जो कि आर्म्ड फोर्सेस में है, पुलिस बलों में है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं उनमें बौखलाहट देखी जा रही है। और खास तौर पर कल जिस तरह से कश्मीर में भारत के झंडे नजर आए आजादी के जश्न को लेकर, लाल चौक पर जो अब तक बम धमाकों और आतंकी गतिविधियों के लिए खबरों में आता था, कल उस लाल चौक पर तिरंगा नजर आ रहा था। ये शायद उसी की बौखलाहट है कि आज 2 कश्मीरी भाइयों पर इस तरह से हमला हुआ है। से कुछ बस पूर्व, जैसा कि सर ने भी बताया कि वहाँ के लोकल लोग हेल्प नहीं करते थे। अभी देखिए कल का और कुछ दिन पहले का माहौल, वहाँ के स्कूलों में तिरंगा पूरा फहराया जा रहा है, राष्ट्रगान गाया जा रहा है और उसके वीडियो सोशल मीडिया से लेके चारों तरफ वायरल हो रहे हैं। पूरा श्रीनगर लाल चौक, जिसपे कभी मुरली मनोहर जोशी जी बड़े प्रयत्न से, संघर्ष से कहा था कि झंडा फहराएंगे लाल चौक पे, कितनी बार प्रयत्न किया गया कि वहां जाके हम झंडा फहराएंगे और वो वहां पे इजीली झंडा भारत का तिरंगा लहरा रहा है पूरे कश्मीर में, पूरे डल लेक के चारों तरफ, गांव-गांव तक में तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लहराया है। तो ये खींच, ये छटपटाहट जो पाकिस्तान है उसको तो दिखेगी ही, और उसी खीज में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये उसका अंजाम दिया जा रहा है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, जो भी आतंकवादी इस घटना में लिप्त होगा उसको 24 से 48 घंटे के बीच में वो 72 हुड के पास पहुंचा देते हैं। ये हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ जो जवान पोस्टेड है, उनकी सबसे बड़ी खासियत और वीरता है। तमाम आर्म्ड फोर्सेस इन आतंकियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, इन्हें इनके अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठ जाता है कि आखिर कश्मीरी पंडितों की ये जो व्यथा है जो 90 के दशक से शुरू हुई, वो आखिर खत्म कब होगी? देखिए, उसके लिए आर्मी और सरकार को एक डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। अब वहाँ जो भी बचे कुचे कश्मीर में कश्मीरी पंडित है, उनको प्रॉपर आर्म्स ट्रेनिंग देके उनको भी AK-47 मुहैया करवाना पड़ेगा। ये पंडित मतलब एक किस्म से उन्होंने ये संदेश दे दिया कि ये पंडित भीरू है, डरपोक है, इनको डराओ भगा दोगे। अगर इसी में से एक भी कश्मीरी पंडित अगर लाइसेंसी रिवॉल्वर से भी उनसे हमला करे, अगर उनको मारने आए या कुछ हो, बचाव में अपनी रक्षा करे, तो उसका एक अलग संदेश जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए ना, रिटेलिएशन कार्रवाई कश्मीरी पंडितों की तरफ से कभी नहीं हुई है। तो ये आज के जो युवा पीढ़ी है या जो भी है वहां पे अभी जो उनको इस चीज में सोचना पड़ेगा और सरकार को उन लोगों को पूरा एक कहते हैं कि एक 2 महीने 1 महीने का आर्म्स ट्रेनिंग देके, जैसे इजराइल में क्या है वहां के हर नागरिकों को दिया जा रहा है, तो कश्मीर में भी ऐसे केवल कश्मीरी पंडितों को ये चीजें कर देना चाहिए सरकार को कि जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। क्योंकि देखिए, हर कश्मीरी पंडित के ऊपर सरकार सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बिठा सकती, लेकिन उसको आर्म सकती है, लाइसेंसी उससे ट्रेंड तो कर सकती है, और उनको भी आगे आना पड़ेगा। अगर वो कश्मीरी पंडित अपना वजूद, अपना वहां पे ये जो उनकी कश्मीरियत है, उनका जो वजूद है, उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो संस्कृति है, अगर उनको बचाए रखना चाहते हैं इन मुस्लिम जिहादी आतंकवादियों के बीच में, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि वहां के लोकल लोग भी सपोर्ट नहीं करते, ना सिक्योरिटी फोर्सेस की, ना वहां के लोकल पुलिस को, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? या तो जो उसके सपोर्टर्स है उसको भी जेल में रखने की बजाय गन पॉइंट पे उड़ा दो। जब वहां के कुछ लोगों को गांव के गांव ऐसे किए जाएंगे तब ये सुधरेंगे। इसका कानूनी एस्पेक्ट भी जान लेते हैं। वेदभूषण सर, जो बात सर्वेश्वर जी कह रहे हैं कि सभी कश्मीरी पंडितों के हाथ में आर्म्स दे देने चाहिए ताकि वो अपना बचाव कर सके, ये कहां तक जायज है? कितना प्रैक्टिकल ये साउंड करता है आपको कि आम नागरिकों के हाथ में? डिफेंस के लिए सर मैंने ये बोला है जी, सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं ना। इधर जी आज मेरे पे कोई आए हमला करे तो मैं इतना डरपोक गिरफ्तार नहीं हूँ। अगर मेरे पास आर्म्स होगा
तो भले मैं भी तो सेल्फ डिफेंस ये हमारे संविधान में दे रखा है। वेदभूषण जी एसीपी रहे हैं, वो समझा सकते हैं कि ये जो बात आप कह रहे हैं कितनी वो प्रैक्टिकल है या क्या और किया जा सकता है। जी वेदभूषण सर। नितिशा जी देखिए, ये बड़ा संभव नहीं है कि तमाम लोगों को असला दे दिया जाए। हाँ। असले का इलाज, आर्म्स का इलाज आर्म्स से नहीं हो सकता। उस आर्म्स के लिए तमाम हमारे पास फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। हाँ। तमाम तरह की सुविधाएं हैं, बहुत असला है, तमाम तरह के हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर है, आज की डेट में ड्रोन है, तमाम चीजों की सुविधाएं हैं। हाँ। परंतु आप देखिए जो उग्रवाद का एक स्पैन होता है, नॉर्थ ईस्ट में पूरा जल गया था, नॉर्थ ईस्ट पूरा आसाम और पूरा नॉर्थ ईस्ट एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद वो अलग हो जाएगा। इसी तरह कश्मीर, और आपने देखा होगा पंजाब के अंदर किस तरह का उग्रवाद बहुत लंबे टाइम तक चला, अब वो खत्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल सी वहां पर आ गई है। तो ये धीरे धीरे एक स्पैन होता है, उस स्पैन में एक इस तरह की छटपटाहट होती है कि जब बहुत ज्यादा वहां पर कंट्रोल होता है तो रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा एक्ट किया जाए जिससे कि उनका मैसेज चला जाए, सोसाइटी में चला जाए, देश में चला जाए, इंटरनेशनल मैसेज चला जाए कि वहां पर इस हालात ठीक नहीं है, एबनॉर्मल हालात हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ग्राउंड पर तमाम फोर्सेज हैं, तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरीज वहां पर काम कर रही है। तो एक स्पैन है, जो एक समय है, वो धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। तमाम वहां पर कानून के आप देखा 370 धारा लाई गई है, तमाम तरह की वहां कोशिश की जा रही है किस तरह से नॉर्मल सी आए, और नॉर्मल सी आ भी रही। आप जो है, जो घटनाएं हो रही हैं, ये वाकई में पेनफुल है, बड़ी दुखद घटना है। परंतु जिस तरह से पहले वहां पर कश्मीर के अंदर होता था कि लगातार चेन के साथ में लगातार गांव के गांव और लोगों को मार दिया जाता था, अब वो हालात नहीं है। अब सेलेक्टेड एक जो किलिंग हो रही है, वो है अगर टारगेट किलिंग्स जारी रहेंगी तो जो माहौल हम देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मोदी जी चाहते हैं, जो अमित शाह जी चाहते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस उनका कश्मीर दिया जाए, उनकी जमीन दी जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा? लोग जब सेफ नहीं है तो वो कैसे अपने घर लौटने की सोचेंगे? यही इन लोगों का दुख और दर्द है कि चूंकि कश्मीरी जो पंडित हैं वापिस आ रहे हैं, अपनी जमीन, उनके हक, उनको लेने की कोशिश की जा रही है, तो उनकी यही तो दुख, सबसे बड़ी परेशानी है कि ये लोग वापिस यदि आगे तो जो हम मौज कर रहे थे उनकी जमीनों के ऊपर, उनके मकानात के ऊपर, और अपना एक पूरी दादागिरी कर रखी थी एक पर्टिकुलर एक बिरादरी ने, कास्ट ने, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इसी छटपटाहट का नतीजा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कोई बड़ा मैसेज देने की, कश्मीरी दोबारा वापस माइग्रेट हो, जो धीरे धीरे आने लगे। सरकार कोशिश कर रही है नॉर्मल सी लाने के लिए, तमाम तरह के उनको सरकारी चीजें मुहैया सुविधाएं कराई जा रही हैं। उसी चीज को तो नकारने के लिए इस तरह की टारगेटेड किलिंग की जा रही है, जिससे कि लोग डर जाएं और डर की और भय की वजह से वापस कश्मीर में न आए। और कुछ खास लोग, एक खास समुदाय के लोग, एक खास समूह के लोग, सर्वेश्वर जी, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसके लिए क्या वाकई एक खास समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? आप पत्रकार हैं, लगातार पत्रकारिता देखी है, कश्मीर में किस तरह से बदलाव आए हैं, क्या कुछ 90 के दशक में हुआ, उन तमाम चीजों के मद्देनजर क्या एक खास समुदाय जिम्मेदार है या फिर सरहद पार का आतंक या कुछ और मसला है? नहीं, खास समुदाय जिम्मेदार है। सरहद पार का आतंकवाद उसे फलता फूलता है, जैसा कि वेद सर ने भी बताया कि सरहद पार से मदद मिलती है और वो सारे चीज जो उसके मददगार है वो यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये समुदाय जो है, ये समुदाय में ही सबसे बड़ी अड़चन है, सबसे बड़ा जो कहिए रोग इस खास समुदाय का ही है। आप मुझसे सर बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, वो एसपी रह चुके हैं, लेकिन जितना अनुभव मेरा है, क्योंकि देखिए इस समुदाय की आबादी जहां 1% से ऊपर बढ़ती है तो ये उस तरीके की जिहादी घटना में लिप्त हो जाती है। अब देखिए झारखंड एक जगह है, जमतारा एक गांव है, सॉरी, वहां पे 75% से आबादी इन मुसलमानों की है। वहां पे क्या किया, वहां के गांव के स्कूल में पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग जाके हल्ला बोल दिया और कहे कि फ्राइडे को छुट्टी होगी। बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, उसको बंद करवा दिया। तो सर एक चीज और मुझे बताइए, कहाँ तक ये संभव है? ठीक है, कोई बात नहीं। वेदभूषण सर, हम बात कर रहे हैं कि कुछ खास लोग ऐसे हैं, एक समुदाय के लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा जिम्मेदार हैं इस पूरी चीज के लिए। वेदभूषण सर, कहाँ तक ये संभव है कि जो लोग वहां पर रहते हैं, जो लोकलाइट्स हैं, जो
आतंकियों को पनाह दे रहे हैं या उनको शह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, वो दबाव के चलते ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल दबाव है उनके ऊपर, वो परेशानी के अंदर ये तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को एक तो सबसे बड़ी अनएजुकेशन है, वहाँ एजुकेशन है ही नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। तो सबसे बड़ा सब प्रॉब्लम यही है कि वहाँ जो उनकी कल्चर है, उनको जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनको उसी साइड में लेकर जा रहा है। यदि उनको सही ढंग की उनकी एजुकेशन हो, आज जमाना बहुत आगे जा चुका है, पर यहाँ हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है उनको जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, शिक्षा उनको दी नहीं जा रही है, पुरानी तमाम चीजों को जिस तरह से थोपा जा रहा है उनके ऊपर कि आप नहीं करोगे तो आप असली मुस्लिम नहीं हो, आप नकली मुस्लिम हो। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, वो जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हालात में रहना चाहते हैं, देश के साथ रहना चाहते हैं, तिरंगे को सलाम करना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं। परंतु कुछ ऐसा वर्ग मौजूद है जिसकी बहुत बड़ी तादाद नहीं है, हालांकि उनकी तादाद हार्डली 10-20% लोग होंगे, परंतु उनका दबाव इतना है कि वो चाहकर भी वो मेन धारा स्ट्रीम के साथ नहीं आ सकते। मैं कल कजाकिस्तान एक जगह वहां पर गया था, मैं देख के हैरान था। मैं इस चीज के तारीफ नहीं करता कि वहां पर लोग बुर्का नहीं पहनते या इस तरह की चीजें नहीं है वहां पर, नहीं, परंतु वहां जिस तरह से प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ इतने दकियानूसी और इस तरह से उनको थोपा जा रहा है, एक तरह से जो सिस्टम को थोपा जा रहा है, जो धर्म को थोपा जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में आप जाके देखिए, केवल एशिया के कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, उसके अलावा जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं कितनी तेजी से प्रोग्रेसिव है, तरक्की कर रहे हैं। परंतु चूंकि यहाँ पर इस तरह की राजनीति की जा रही है कि केवल उनको भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, कोई एजुकेशन के नाम पर वही बाबा आदम के टाइम की उनको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, तो केवल जो उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। तो जो अच्छे मुस्लिम है, जो बनना भी अच्छे हैं, बाय बर्थ अच्छे हैं, परंतु उनके माइंडसेट को इस तरह से भ्रमित किया जाता है, उनको बरगलाया जाता है, धर्म के नाम पर उसको भड़काया जाता है, तो उसका असर उन सब पर आता है। और उसका असर आप देख रहे हैं कि एक आम जो कश्मीरी हिंदू है उसको टारगेट करके मारा जा रहा है, मैसेज देने के लिए कि ये सब हम यहाँ पर कश्मीर के लोग हैं, ये हम कश्मीर हमारा है और हिंदुस्तान से इसका कोई हिस्सा नहीं है, हम कश्मीरी पंडित के खिलाफ हैं, इनको यहाँ हम रहने नहीं देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे। पर उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर आज दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा और इंतजार करेंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको हालात चेंज मिले। तो सरकारें भी इस तमाम चीजों की कॉग्निजेंस रखती हैं, तमाम तरह की मीटिंग्स होती हैं, उसमें डिसीजन किए जाते हैं कि कैसे टारगेटेड किलिंग को रोका जाए, कैसे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर नकेल कैसे जाए। आपके तमाम मीडिया के द्वारा रोज कोई ना कोई वहां पर आर्मी के एम्बुश होते हैं, वहां पर कोशिश की जाती है कि जो हम चाहे पाकिस्तान की तरफ से कोई उग्रवादी आ रहे हैं या जो हमारे अंदर के जो गद्दार लोग हैं, छिपे हुए गद्दार लोग हैं, उनको किस तरह से एलिमिनेट किया जा रहा है, उनको समाप्त किया जा रहा है। तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने बताया ना एक स्पैन होता है, एक टाइम होता है, फ्रेम होता है, वो टाइम फ्रेम इनका अब खत्म होने की तरफ है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं और बेहतर होती चली जाएंगी। सुबह से पहले वाला शायद अंधेरा है। जी सर्वेश्वर जी, आप कुछ कहना चाहते थे? और एक सवाल का जवाब और दीजिएगा सर्वेश्वर जी कि जो वेदभूषण सर ने कहा, क्या लगता है बंदूकों का मुकाबला कलम और किताब से हम कर पाएंगे? बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार दिया जाए। देखिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था भी है, जैसा कि सर ने बोला कि हाँ उसकी कमी है। वो दकियानुसी बातें जो मदरसों में पढ़ाई जा रही है, जिहादी तत्व जो वहाँ पे शामिल हो रहे हैं। लेकिन वेदभूषण सर, सॉरी, कुछ चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे अपवाद स्वरूप आपने देखा होगा कि जो इस वर्ग में, इस समुदाय में जो जितना पढ़ा है उतना ही बड़ा आतंकवादी निकला है। मुर्तजा जो गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया, वो फर्जीन इमाम सर कितना बड़ा पढ़ा लिखा था, IITN, IIM, कहाँ उसने जॉब नहीं किया था सर। और उसका क्या माइंडसेट था कि नॉर्थ ईस्ट जो चिकन नेक है भारत का, उस पर 5 लाख मुस्लिम जाके बैठ जाओ, रोड लाइन ब्लॉक कर दो, रेलवे लाइन, देखो फिर ये भारत से अलग हो जाएगा। जामिया में चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाया गया है वहां सबके पढ़ने के लिए है, लेकिन जिस विचारधारा से वहां के बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान निकलते हैं, वो भारत के अगेंस्ट काम करने वाले वो सारे लड़के होते हैं।
ठीक है। तो अगर ये कहना कि इनकी शिक्षा उसका एक अपना है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी और हायर एजुकेशन जो इंडिया का हायर एजुकेशन IIT से है वहां से पास आउट जब ऐसे कार्य करते हैं तब वही ठगा सा महसूस होता है कि हम कहते हैं कि मुसलमानों में शिक्षा नहीं है, इसके लिए ये जवान भटकते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10-20% जो लोग हैं जिनका दबदबा है उनका दबदबा बढ़ता चला जाता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। समय मेरे पास अब खत्म हो रहा है जी। सर्वेश्वर जी एक दूसरा साफ फैजल जी का नाम आपने भी सुना होगा, IAS थे और बहुत जब उन्होंने क्लियर किया था जम्मू कश्मीर से थे तो कितना मतलब बड़ा ये न्यूज बना था कि आतंकवाद जहाँ पे पनप रहा है वहां से लोग IAS भी बन सकते हैं। उनके बाद उनकी विचारधारा उनका माइंडसेट भारतीय सरकार के विरुद्ध कैसा रहा आपने हमने सबने देखा है। तो ये एक जो है विचारधारा की लड़ाई है। शिक्षा अपनी जगह है, मदरसों में कोई दो लड़ाई नहीं है कि गलत ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें शिक्षा बढ़ाना है, उसमें से 100 में से 2-4 ऐसे निकल जाएंगे लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप तो है ना। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण सर और सर्वेश जी, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। तो कश्मीर में एक बार फिर टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, एक बार फिर हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है और नाम पूछकर आज जो घटना घटी है उसमें नाम पूछकर बकायदा फायरिंग की गई है। देखने से फिलहाल यही लग रहा है कि ये बौखलाहट है आतंकियों की, क्योंकि कश्मीर की फिजा अब बदल रही है। लेकिन जान ले ये आतंकी कि कश्मीर की कश्मीरियत को कोई गोलियां नहीं भून सकती। इनके आतंक के जो आका सरहद पार बैठे हुए हैं वो कश्मीरियत को किसी कीमत पर बर्बाद नहीं कर सकते। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।